इंट्रोडक्शन तो बाद में डाल दूंगा। इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? है टेक्स्ट बुक सबके पास? जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक क्लोज कर लो, चलो जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक क्लोज कर लो। खाली हम लोग को नोटबुक चाहिए, सिर्फ नोटबुक चाहिए। वैसे फिजिक्स की बात करूँ ना, यहाँ पे फिजिक्स में टोटल 32 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? अभी इतने सारे चैप्टर्स हैं, आराम आराम से पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम वैसे मेजरमेंट नहीं है, सबसे पहले चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड है। क्या है, क्या नाम है बोला मैंने? फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? खुशी की बात है कि फिजिकल वर्ल्ड में से आज तक 32 ईयर्स में एक भी नीट का क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब पूछा नहीं तो दिया क्यों है? इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले चैप्टर में वर्ल्ड, सो फर्स्ट चैप्टर में जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें क्या एक्सप्लेन करेगा हम लोगों को? व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बना कैसे है, फिजिक्स के लॉ क्या है, रूल्स क्या है, ये सब एक्सप्लेन करना है हम लोग को। अभी सबसे पहले मैं बात करूँ ना एक गेम की। तुम लोग बताऊंगा फिजिक्स कैसे बनता है। बनता नहीं है, बना है। कैसे बना है? तो ये गेम मालूम है क्या तुम लोगों को? चेस है ना ये? अच्छा चलो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं समझने का। तुम लोग को मालूम है चेस के अंदर कितने स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं? 16 होते हैं। शी, एक में 16 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8x8 का होता है। किसका होता है? तो यहाँ पे भी 8 लाइन आएंगी ना। 1 2 3 4, कम पड़ रहा है, 5 6 7 8, अज्यूम कर लो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, 8x8 का होता है। अभी हम लोग को क्या करना है मालूम है? वैसे जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एक साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड फेनमैन। वो रिचर्ड फेनमैन, चेस की हेल्प से रिचर्ड फेनमैन क्या करेंगे, हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोग को। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे मिनिमम कितने प्लेयर्स चाहिए? 2 चाहिए ना। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक प्लेयर है ए और एक प्लेयर है बी और एक तीसरा प्लेयर भी है यहाँ पे, पर वो प्लेयर ये दोनों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अज्यूम करो प्लेयर ए का नाम मैंने क्या रखा है? सुषमा रखा है। क्या है? तो प्लेयर ए का नाम सुषमा है। प्लेयर बी का नाम देखते हैं क्या है? चंपा। एक का नाम सुषमा और एक का नाम चंपा है। ठीक है, ओ अब प्लेयर सी का नाम रखना है। क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? बहुत अच्छे अच्छे नाम सोच के आया हूं मैं। एक का नाम है डॉली। तो सुषमा और चंपा खेलेंगे चेस और डॉली करेगी ऑब्जर्व। और यहाँ पे ना सपोज करो डॉली का घर है, डॉली घर में भी तो रहती होगी ना, तो यहाँ पे डॉली की मम्मी रहती है। टू बी ऑनेस्ट बताओ ना, डॉली कैसे टाइप की बंदी है मालूम है? चुगलखोर है, बैक बिचिंग करती है। अरे मम्मी पता ही है दोनों ये कर रहे हैं, ऐसा बोलेगी। अभी डॉली कॉल करके बोलेगी। किसके बारे में बोलेगी? सुषमा और चंपा के बारे में, इसके बारे में बोलेगी। अभी क्या बोलेगी वो समझने के लिए, चेस जो होता है ना गेम, ऑब्वियसली मुझे वाले यहाँ पे पॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? पता नहीं क्या ही सुन लिया तुम लोगों ने। मालूम है हम लोग को ये आता है? ओ नाइस। यहाँ पे पता है हाथी रहते हैं, हाथी, हाथी मेरे साथी कॉर्नर में, पता है? हाथी के बाद शायद से इसके बाद घोड़ा रहता है क्या? यहाँ पे घोड़ा रहता ना, घोड़ा जी। फिर इसके बाद ऐशी ऊँट, कैमल भी तो रहता है ना, कैमल। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं एक जगह वजीर रहती है और फिर एक किंग, है ना, बराबर ना? वजीर या फिर किंग या क्वीन, जो भी लेना है ले लो। सपोज करो किंग ले लिया मैंने। सिमिलरली ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा ना। बोल देता हूँ हाथी है, हाथी अपना कौन है? हाथी है, ठीक है। और एक है घोड़ा, घोड़ा कौन है अपने यहाँ पे? इतना लंबा है ही नहीं। सी कैमल है एक, कैमल,
और फिर यहाँ पे अगर मैंने क्या ले लिया, किंग, यहाँ पे क्वीन ले लेता हूँ सपोज करो, और यहाँ पे अपना वो दोस्त। अब ए और बी खेलना स्टार्ट करेंगे और ऑब्जर्व कौन करेगी, हमारी डॉली। ये वही डॉली वो जो क्या क्रिएट करती है, पता है तुम लोगों को? कुछ नहीं पता है, चलो छोड़ो। सुषमा अब क्या करेगी मालूम है, सपोज करो सुषमा ने ये एक पॉन को आगे बढ़ाया यहाँ पे एक स्टेप, ठीक है। डॉली देखती है ओ ये एक स्टेप बढ़ाती है, तो ये जो चंपा है इसने भी एक बढ़ाया, ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ाया, ठीक है। तो सुषमा कॉल करेगी मम्मी को और बोलेगी मम्मी ये जो आगे वाले लोग हैं ना ये एक कदम आगे चलते हैं, ऐसे कॉल करके बता रही है मम्मी ये जो आगे लोग खड़े हैं ना ये सब कितना कदम आगे चलेंगे, 1 स्टेप आगे चलेंगे। ये पहली चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो चीज़ है यहाँ पे आ गई थी, इसने 2 बार ये आगे बढ़ा दिया। कितनी बार आगे बढ़ाया, 2 बार आगे बढ़ा दिया। इसने कॉल करके बोली मम्मी नहीं नहीं वो 2 कदम आगे चलती है, एक नहीं चलती है, पहले एक फिर 2, ऐसे अपनी मम्मी को ये इन्फॉर्म कर रही है। मम्मी बोलती है ठीक है भाई आ रही होगी। फिर यहाँ पे घोड़े की बारी आई। घोड़ा देखते हैं घोड़े कैसे चलता है, मालूम है तुम लोग को? आता है चेस खेलने? वो कुछ 2.5 चाल चलता है, तो 1 2 इधर चल सकता है, 1 2 इधर चल सकता है। तो इसको जंप करा के इधर लेके आ गया मैं, ठीक है। सपोज करो जंप कर सकता है ये, हाँ सब जंप नहीं कर सकते, जंप कर सकता है। एक यहाँ पे अगर कोई मैंने रखा है, सपोज करो कोई भी एक पॉन है या कुछ भी है, उसके ऊपर से जंप करता है ये। खेलने आता है सबको चेस? आता है? आता है थोड़ा थोड़ा आता है? आता है नहीं आता है? आता है? आता है चेस? आता है? अरे यार बड़े लोग, बड़े बच्चे हो गए। तो एक्चुअली ये जो आगे वाले हैं वो 1 स्टेप भी चलेंगे और 2 स्टेप भी चलेंगे, पर खुशी की बात ये है, खुशी की बात यह है कि, खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है कि पहला स्टेप भी खाली 2 चल सकते हैं, उसके बाद एक ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ही चलेंगे। फिर ये जो यहाँ पे जो घोड़ा है ना, ये हॉर्स है, ये कितना चलेगा, ये 2.5 स्टेप चलता है। मतलब इसको ना एल चलना अच्छा लगता है। कैसे चलेगा ये? एल। और ये जंप भी कर सकता है, ये जंप नहीं कर सकता। ये सब रूल्स है। अब जो मैं बता रहा हूँ डॉली वो ऑब्जर्व करती है और किसको बताती है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज करो स्टार्ट में ये 1 के बदले 2 चल रहा है, सपोज करता हूँ, मैंने खाली सपोज किया। ये 1 के बदले कितना चला स्टार्ट में, पहला स्टेप वो 2 ही चलता है, हाँ मतलब आप 1 भी चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहला स्टेप ही वो 2 चलेगा, इसलिए मैंने 2 बार आगे बढ़ा दिया, इधर कर दिया सपोज करो, और ये भी 2 बार आगे बढ़ा दिया, इधर कर दिया सपोज करो। तो उसने कॉल करके बता दी, अच्छा ये जो दिख रहा है आप लोग को पहला वाला ऊपर, ये कितना स्टेप चल रहा है, 2। इसने कॉल करके बता दिया, अच्छा 2 स्टेप चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो हॉर्स है, ठीक है, ये हॉर्स कितना चल रहा है, एल, तो इसने भी अपने हॉर्स को निकाल लिया। ये हॉर्स ऐसे चल रहा है इस बार 1 2 3, ऐसा नहीं चल सकता यार, कैसे चल सकता है 1 2 3, सपोज करो अभी ये यहाँ आ चुका है, दिखा। डॉली ने क्या की, पहले बताया कि मम्मी वो जो पहले वाले हैं ना वो 2 स्टेप आगे चलता है, क्योंकि ये भी 2 स्टेप ही आगे चल रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद हॉर्स के बारे में भी उसने बता दी कि हॉर्स कैसे चलता है, एल शेप में चलता है। कैसे चलता है, एल शेप में चलता है, कोई जंप नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बात करता हूँ इसकी, ये जो कैमल है, कैमल कैसे चलता है मालूम है, क्रॉस में चलेगा हमेशा। कैसे चलेगा, क्रॉस में चलेगा। तो कैमल हमेशा ना अपना जो ये दिख रहा है ना स्क्वायर, स्क्वायर के क्रॉस में ही चलता है, हमेशा स्क्वायर के क्रॉस में चलता है, और जंप नहीं कर सकता, जंप भी नहीं कर सकता। तो सपोज करो कि ये कैमल यहाँ तक लेके आ गया, मैं यही स्क्वायर से यहाँ तक, अज्यूम करना खाली यहाँ तक लेके आ गया ऐसे, तो इसने फिर से कॉल करके बता दिया, अच्छा कैमल कैसे चलता है, क्रॉस चलता है। कैसे चलता है, क्रॉस। पर अभी क्या किया, अभी क्या किया, ये जो सुषमा है ना, पहले इसको कितना 2 स्टेप आगे बढ़ाई थी ना, इसके बाद खाली इसने 1 ही स्टेप आगे बढ़ाई। डॉली देखी है, पहले 2 स्टेप, उसके बाद फिर 1 ही स्टेप। इसने कॉल करके बोली मम्मी 1 ही स्टेप आगे बढ़ाई इस बार तो मम्मी इसको गाली दे रही है, पागल है क्या, पहले से 2 स्टेप बोली ना, मैंने 2 स्टेप लिख ली ना अभी, अब तू 1 ही स्टेप बोल रही है। तो फिर इसका नहीं मम्मी ऐसे ही हो रहा है। तो फिर डॉली ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, समझना, डॉली ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ये खाली कि पहले ही कितना स्टेप चल सकती है, उसके बाद कितना चलेगी, 1 चलेगी। फिर मैंने क्या किया ना, ध्यान से देखना, इसको 1 स्टेप ही आगे बढ़ाया, इसको 1 स्टेप ही आगे बढ़ाया यहाँ तक। जैसे मैं इसको 1 स्टेप आगे बढ़ाता हूँ ना, तो सुषमा क्या करती है,
इसको इससे उड़ा देती है। अरे अब ये कैसा चल गया क्रॉस, कैसे चला, पहले कैसे चल रहा था। अब फिर से डॉली कॉल करती है मम्मी को और क्या बोलेगी, मम्मी इस बार तो क्रॉस करके उड़ा दिया। अब मम्मी इसको देगी 4 गाली। पहले तू बोलती है इसका आंसर ये है, फिर बोलती तू इसका आंसर ये है, अब तू बोलती है वो क्रॉस चलती है। लगता है तेरे कॉम्प्लान में ही कमी है, तेरे कॉम्प्लान में कमी है। तू पहले बोलती है 2 स्टेप, फिर बोलती है 1 स्टेप, बोल रही है अभी क्रॉस में चल रही है। ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फिर डॉली बोलती है अब जो हो रहा है वो तो मैं देख रही हूँ ना। एक्चुअली डॉली क्या है, ऑब्जर्वर है। क्या है, और फिलहाल खेल कौन रहा है यहाँ पे, सुषमा और चंपा खेल रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये जो वजीर होता है ये कैसे चलता है, ये कहीं भी कैसे भी चलता है। इसको आप सीधा लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, क्रॉस लेके जाओ, 1 कदम 2 कदम कैसे भी चलेगा। ये जंप नहीं करता है। जंप खाली कौन करता है, यही करता है खाली जंप। और इसके बाद एक चीज़ के बारे में बताया नहीं मैंने, ये हमेशा स्ट्रेट ही चलेगा, या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, पर जंप नहीं करता है। तो जितनी चीज़ें थी चेस के बारे में, चेस खत्म होने तक डॉली ने वो चीज़ ऑब्जर्व की, डॉली ने वो चीज़ ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करने के बाद किसको बता दिया, मम्मी को बता दिया। अब रिचर्ड फेनमैन ने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन तो कर दी कि चेस ऐसे खेलते हैं, पर भाई साहब का मेन एम क्या था, क्या बताना चाहते हैं वो इससे, ये इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है, इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर फिजिक्स को सिंपल भाषा में बोले तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्या बोल सकते हो आप, किसी को कोई बता सकता है फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्या डेफिनेशन है, आपको आता है कमेंट कर देना। शी एडिट करना पड़ेगा, शी एडिट कर दूंगा भाई, एडिट कर दूंगा। चलो हाँ बोलो, कोई पता है किसी को फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स ही तो पढ़ रहा है, डेफिनेशन नहीं आ रही। हट, फिजिक्स की डेफिनेशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल्स, या फिर प्रिंसिपल्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल्स और प्रिंसिपल्स, ये याद रखना है। अब यहाँ पे फिजिक्स कहाँ से आई ये समझना है ना मुझे। चेस बोर्ड को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, चेस बोर्ड क्या है हमारा, और नेचर में क्या हो रहा है, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो डॉली है ना, ये डॉली एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट है। क्या है वो, साइंटिस्ट है यार, रियलिटी यही है। ये नेचर में हो क्या रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये अपनी साइंटिस्ट है। ये मम्मी को बता रही है, मतलब क्या, मम्मी क्या है, मदर अर्थ मालूम है ना, तो मम्मी के आगे कुछ है ही नहीं। तो ये साइंटिस्ट क्या करेगी, अपने से बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को, या फिर बोल सकता हूँ मैं अपनी दुनिया को जाके बताएगी, अच्छा मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये फाइंड आउट किया। फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा रहेगा, किसी कंडक्टर में से करंट पास कराऊंगा तो उसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, पहले जब बहुत पहले क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड एक ही जन बनाता था। कौन बनाता था, मैग्नेट बनाता था। कौन बनाता था, पर 10th में तो ऐसा भी पढ़ा हम लोग ने कि इसमें करंट पास कराऊंगा तो आसपास क्या बनेगा। तो पहले खाली कौन बनाता था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट। अब कौन बनाने लग गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन बनाने लग गया, तो चीजें बदल रही है ना, यहाँ पे भी तो चीजें बदल रही थी। सोच के देखो, कुछ भी चीज नेचर में फिक्स नहीं है। कैसे, पहले 2 चलता है, साइंटिस्ट ने देखा वो 2 चल रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ, दुनिया को बता दिया 2 चल रहा है। इसके बाद वो देखता है कि खाली एक ही चल रहा है, बोलता है साइंटिस्ट वापस से आके बोलेगा अरे नहीं एक ही चलता है। फिर उसके बाद आके बताने के बाद देखता है तो क्रॉस में काट देता है, फिर दुनिया को बताता है क्रॉस में काट देता है, दुनिया सुनती नहीं है। इसका मतलब क्या है, नेचर में जितने भी रूल्स है वो फिक्स नहीं है, चीज़ों में मॉडिफिकेशन होता रहता है। क्या होते रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक साइंटिस्ट आएगा, वो आके बताएगा अच्छा ये राइट है, दूसरा साइंटिस्ट आएगा बोलेगा ये रॉन्ग है, तीसरा आएगा बोलेगा तेरा रॉन्ग है, चौथा लाएगा तेरा रॉन्ग है। हमेशा रॉन्ग ही नहीं बोलेगा, बोलेगा कि उसमें कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ एरर है या फिर कुछ डिफेक्ट है, जिसको मैं क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा, करेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। तो ये नेचर है, ठीक है, नेचर के कुछ क्या है, रूल्स है,
प्रिंसिपल्स है, साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद दुनिया को बताते हैं एज अ रूल और एज अ प्रिंसिपल। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि मैं एनर्जी को बना भी नहीं सकता और खत्म भी नहीं कर सकता, पर क्या कर सकता हूं उसका, क्या कर सकता हूं, कन्वर्जन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, मतलब मैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकता हूं। एग्जाम्पल, दो टाइप की एनर्जी होती है मालूम है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसी बॉडी, काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है तो मैं बोलूंगा उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जो बॉडी रुकी हुई है उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बॉडी रुकी हुई है नेचर में बोलूंगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर ये अभी फिलहाल के लिए डस्टर रुका हुआ है तो क्या है इसके पास, अभी जो रोड्स पे जो कार मूव कर रही है उसके पास, सबके पास क्या है, पर मैं काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ, मेरे पास क्या है, मैं मूव करने लग गया, क्या आ गया मेरे पास, मैंने क्या किया मैंने कन्वर्ट किया वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो लॉ है ना ये, क्या है ये, वैसे भी नेचर के अंदर क्या है, लॉ है, प्रिंसिपल्स है। यहाँ पे लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, कोई एक चलता है, कोई दो चलता है, कोई क्रॉस चलता है, कोई कैसा चलेगा, 2.5 चाल चलेगा, कोई सिर्फ स्ट्रेट चलेगा, एक का है तो कैसे भी चलेगा। खाली किंग का नहीं बताया मैंने कैसे चलेगा, हाँ किंग कहीं भी जा सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, राइट लेफ्ट अप डाउन ऐसे जाएगा, पर एक ही कदम चल सकता है, एक ही कदम चल सकता है और जंप भी नहीं कर सकता। तो जंप खाली एक ही जन करता है पूरे इसमें, कौन करता है, तगड़क 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 कौन करेगा, घोड़ा ही करेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है, चेस बोर्ड नेचर है, उस नेचर के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर दुनिया के सामने लेके आते हैं। कुछ समझ में आया? तो ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे डिफाइन, तुम लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। अब डिफाइन करते हैं फिजिक्स को, क्या होता है फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल और प्रिंसिपल्स, एंड इट्स रूल और प्रिंसिपल्स, ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं सिंपल भाषा में। तो डेफिनेशन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, हाँ और बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। सिर्फ नेचर की स्टडी करना है कि यूनिवर्स की भी करना है? सो स्टडी ऑफ नेचर तो करना है, रूल्स भी करना है, पर वो रूल्स कहाँ पे देखने मिलता है, यूनिवर्स में भी तो देखने मिलता है। तो मैं बोल सकता है गवर्न बाय यूनिवर्स, ठीक है ना, गवर्न बाय यूनिवर्स। और नेचर में जो भी मतलब यहाँ पे फिलहाल मेरे आसपास जो नेचर है वो किसने बनाया, आप लोग बोल सकते हैं किसने बनाया, गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया, ठीक है, ओके। पूरे साल, सॉरी 2 साल, 2 साल, 2 साल ही सर देखे नहीं, आके भर देते हो मुझे। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बोल सकता है गवर्न बाय यूनिवर्स, क्या बोल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लो भाई, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, प्रिंसिपल बोल सकते हो, प्रिंसिपल बोल सकते हो, गवर्न बाय यूनिवर्स। ये एक सिंपल सी प्यारी सी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, फिजिक्स क्या होता है। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको
कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाई करनी है। फिजिक्स में कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में वो चेक करते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक पढ़ना है और एक माइक्रोस्कोपिक चीजें पढ़नी है। बॉडीज बोलूं या पार्टिकल्स बोलूं? एक मैक्रोस्कोपिक होगा और एक माइक्रोस्कोपिक होगा। मैक्रो वर्ड की मीनिंग क्या है? वन और मैनी नहीं है मैडम। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो यहां पे मैं लार्ज लिख सकता हूं, वन लार्ज वर्ड का, और ये माइक्रो है मतलब स्मॉल। यहाँ पे मैं टाइनी भी लिख सकता हूँ, छोटू छोटू पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स बॉडीज की बात करेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो और माइक्रो में फर्क है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे चीजें। और एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक में बात कर सकता हूँ मैं एटम्स की। किसकी बात करूंगा? एटम्स के अंदर की भी बात करूंगा, सिर्फ एटम्स तक नहीं रुका मैं कहां तक चले गया? न्यूक्लियस तक। कहां तक चले गया मैं? अब न्यूक्लियस कितने छोटे, किसी ने देखा है न्यूक्लियस? इवन साइंटिस्ट लोग ने भी नहीं देखा है, साइंटिस्ट लोग ने भी नहीं देखा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुना है? हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, ठीक है, कुछ नहीं दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एटम्स तक दिख गया तो दिख गया, वो अज्यूम करते हैं अच्छा एटम ऐसा होगा, अजम्पशन है ये सब। क्या है? दिखता दिखता कुछ नहीं। और इलेक्ट्रॉन तो भूल जाओ, केमिस्ट्री पूरी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की थ्योरी गलती से गलत हो गई, पूरी केमिस्ट्री बर्बाद, पूरी मेहनत बर्बाद। तो अज्यूम करते कि इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। थोड़ी हम लोग की फिजिक्स बची है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट नहीं है थोड़ा बच जाएगा हमारा, हर पास माइक्रोस्कोपिक है भाई तो इसमें कुछ तकलीफ हो गई तो जाने दो, ये तो बच जाएगा हमारे पास। चलो बच गए भाई फिजिक्स। अभी अगर एक चीज मैं देखूंगा, अभी माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर के नाम भी पता होने चाहिए ना। तो मेजरमेंट चैप्टर सबसे पहला जो चैप्टर है, ये बेसिक चीज़ें बताएगा कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक वर्ड लिखा है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ये आप लोग ने ना 7th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा ही पढ़ा है, सुना भी रहेगा। जैसे मैं ऐसे ही यहाँ पे वर्ड्स या सेंटेंस लिखूंगा जो हम लोग ने सुना है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा लॉज ऑफ मोशन, कुछ पढ़ लूंगा। सुना है क्या लॉज ऑफ मोशन? किसने दिया था लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन ने दिया था, बच्चे लोग को भी मालूम है। तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लिखा है ना, तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सब पढ़ लूँगा। जबकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो गैसेस वाली है या फिर फ्लूइड वाली है, केमिस्ट्री में भी है। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बोल लो, लिक्विड्स बोल लो और गैसेस बोल लो, ये सब स्टडी करना है हम लोगों को यहाँ पे। फिर इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लाइट के बारे में भी स्टडी करना है, लाइट क्या होती है, लाइट क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी बुक में यही है, क्या लिखा? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या बनाती है अपने आसपास? इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दो वर्ड एक साथ लिख दिया मैंने, मैग्नेटिज्म। पूरा 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है ये, एकदम डीप में, एकदम मस्त नीट के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पूरा 12th का पार्ट है, इसको 11th में नहीं लेंगे हम लोग। तो 11th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ
11th में सिर्फ शायद से सॉलिड्स के बारे में दिया है, फ्लूइड्स हमारा 12th में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं पढ़ने लायक इस बुक में, मतलब जो मैक्रोस्कोपिक हो गया। और माइक्रोस्कोपिक की बात करूँ तो यहाँ पे और क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे ना, तो छोटे छोटे मतलब मैं यहाँ पे एटम्स की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा, एटम्स की बात करूँगा। फिर इसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स की बात कर लूँगा, और फाइनली मैं न्यूक्लियाई की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा, अभी पहली बात सुना क्या, न्यूक्लियाई वर्ड दो होता है ना, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है, तो ये वन है और ये मैनी है, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल 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 है ये, मतलब मोर देन वन। और ये क्या है, सिंगल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एक फिजिक्स है, छोटा सा ही है, सिर्फ 30 और 32 चैप्टर्स के आसपास ही का है ये पूरी जर्नी। आराम से 30 और 32 चैप्टर है। 8th स्टैंडर्ड वाले आराम से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे, 5 साल तक 30 चैप्टर, एवरेज मार लो 8 चैप्टर पर ईयर, कुछ खास नहीं है। 11th 12th 15 चैप्टर, देखते क्या होता है। चलो इसको मैं रब कर दूँ, जल्दी कर लो। अभी इसके बाद पहला टॉपिक डालेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फटाफट फटाफट देखते हैं, चलो लिखो, पहले टॉपिक लिखो, फिजिकल। हाँ सिर्फ भाषा में वही बोलेगा, मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ लिख लो, अगर ये लिख लिया है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्पेलिंग आती है ना हम लोगों को, अब थोड़ा भर भर के लिख लेते हैं हम लोग। किसकी बात किया मैंने सबसे पहले, अभी जो बात करनी है यहाँ पे लिखो। सबसे पहले तो क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, अब ये क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो नेचर है, नेचर के जो लॉज है, मुझे उसको समझना है। समझूँ कैसे, नंबर्स की हेल्प से? सिर्फ नंबर से काम चल जाएगा? नहीं, मैं बोलता हूँ वो चीज़ कितनी बड़ी है। फॉर एग्जांपल तुम लोग शॉप पे भी जाते हो शॉपिंग करने, तो अगर कुछ सामान खरीदते हो तो उसको कुछ पैसे देते हो ना, और फिर कुछ अमाउंट लेते हो। शर्ट लेने जाओगे तो 1 2 3 नंबर ऑफ खरीदते हो ना तुम लोग, है कि नहीं। फिर इसके बाद या कोई शॉप में जाते हो कुछ सामान खरीदने, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल खरीदने जाते हो, शुगर खरीदने जाते हो, तो कैसे लेते हो, वेट करके लेते हो ना। तो वेट क्या है, एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, पर यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। थोड़े लोग को पता होगा, थोड़े लोग को नहीं पता होगा। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने, एक फिजिकल और एक क्या होता है, नॉन फिजिकल। हाँ कुछ भी बोल रही है लड़की, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी समझने से पहले नॉन फिजिकल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुम लोग रोड पे जा रहे हो, ठीक है, रोड क्रॉस कर रहे हो। रोड क्रॉस करने के बाद करते 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 एक बाइक वाला आया, तुम लोग से जोर से धक्का देके चले गया। कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। आधे लोग बोल रहे हैं मुझे कुछ लगेगा ही नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ। गुस्सा आएगा, आएगा, कितना आएगा, बहुत आएगा, कितना आएगा, नंबर बताओ। अच्छा, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं ना, कितना करते हैं, नंबर बताओ ना, कितना करते हैं आपके मम्मी पापा। आपको नहीं पता, मेजर नहीं करता, बोलता मुझे नहीं पता। अच्छा लड़का ब्लश कर रहा है, इतना क्यों ब्लश कर रहे हो, कितना ब्लश कर रहा है। ये सब जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, क्वांटिफाई से नंबर नहीं देते। थोड़ा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, नंबर बताओ।
कितना आ रहा है, 10 गुस्सा आ रहा है, 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। मतलब फीलिंग्स को आप क्या नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बस उसको क्या कर सकते हो, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, कैन नॉट बी मेजर्ड। और मेजर्ड वर्ड के बदले में यहाँ पे लिख सकता था एक चीज, थोड़ी सी इंग्लिश हम लोग अभी अपनी, क्वांटिफाई, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको, क्वांटिफाई नहीं कर सकते मतलब क्वांटिटी बता नहीं सकते कितना है, मतलब नंबर नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर। मैं अपने आसपास की अगर कोई भी चीज मेजर कर पाऊंगा तो किस कैटेगरी में डाल दूंगा, फिजिकल क्वांटिटी में डाल दूंगा। किस में डाल दूंगा? तो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा सिंपल भाषा में, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी मेजर कर लोगे, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट लेके और उससे क्या कर लो, मेजर कर लो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलूंगा? फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा, याद रखना ये। तो ये वाला फिजिकल क्वांटिटी था और ये वाला क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और दुख की बात यह है कि मुझे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ रहे हम लोग, वो साइकोलॉजी में पढ़े हुए। किसी को है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी आपको, छी, मैथ्स हटा दी इसने। या इसको रब करूं मैं, इसको रब करूं। देखो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कुछ भी हो, काउंटिंग तो आनी चाहिए ना। मैथ्स आया ना? आगे उससे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए उससे। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे उसमें। तो अभी फिलहाल मैंने फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया। अब बताऊंगा मैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो पूरे साल पढ़नी है। 5 साल पढ़नी है, 2 साल पढ़नी है, 2 साल, 2 साल, 5 साल, 9th में 4 साल 4 साल मतलब पढ़ना तो है। सबसे पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी को क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा, सेग्रीगेट करूंगा। सेग्रीगेट, सेपरेट, सेम वर्ड, ठीक है। सेपरेट करूंगा तो तोड़ूंगा उसको मैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी भी कितने टाइप की है, तो उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूँ तो उसे 4 या 5 टाइप की है। 4 या 5 टाइप की बोला मैंने। फिजिकल क्वांटिटी को अब तोड़ रहे हैं हम लोग। नॉन फिजिकल भूल जाओ, ठीक है, वो 2 मिनट का ही मज़ा था बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये भी बताया था मैंने बहुत सारे लोगों को जो बैठे हैं यहाँ पे, पर ट्राई करते फिर से। फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? पहला फंडामेंटल होता है, दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड क्या है? थर्ड है स्केलर क्वांटिटीज। और लास्ट वाला क्या है? ये 4 चीज पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर में खाली मैं फंडामेंटल और फिजिकल पढ़ूंगा। सेकेंड चैप्टर में मैं स्केलर और वेक्टर पढ़ूंगा। स्केलर वेक्टर को बहुत डीप में पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी डीप में पढ़ेंगे। और डीप में क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसको भी डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल वर्ड को समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, मेरा नेचर फेल बेसिकली किससे बना है? मैटर से बना है। किससे बना है? मैं फंडामेंटल वर्ड की मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है फंडामेंटल? तो मैं सबसे पहले बोलूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ, बेसिकली कितने स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को मालूम है? 3 मालूम है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या बोला मैंने? सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, और थर्ड वाला क्या बोला आप लोग ने? टू बी ऑनेस्ट टोटल 6 है।
हम लोग का जो सिलेबस है वो एक ही जगह रुका है, नेचर थोड़ी रुका हुआ है, नेचर तो चल रहा है ना, अपना काम कर रहा है, तो नेचर आगे बढ़ चुका है। फोर्थ वाला किसी को याद है? लिखूंगा तब पता चलेगा। क्या लिखा? फिर इसके बाद है एक बोज आइंस्टाइन। क्या है? बोज आइंस्टाइन। और लास्ट वाला है फर्मियंस या फर्मी आयंस बोल सकते, फर्म आयंस। सबसे छोटा अभी फिलहाल यही है। ये 6 है हम लोग के सिलेबस में, सिर्फ 1 2 3। सॉलिड लिक्विड गैस तो सबको मालूम है, सॉलिड वाटर लिक्विड है, गैसेस तो नेचर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा की बात करो तो प्लाज्मा का एग्जांपल किसी को मालूम है? प्लाज्मा, एनी आइडिया? प्लाज्मा, अभी सॉलिड लिक्विड गैस तो देख लिया ना मैंने, ये तो मुझे नेचर में दिखता है। प्लाज्मा देखा है तुम लोग ने? तुम लोग ने देखा है, तुम लोग ने बस तुम लोग कभी सोचा नहीं कि क्या है ये, तुम लोग ने देखा है। और वो चीज़ अगर नहीं होगी ना तो तुम लोग भूखे रह जाओगे, भूखे रह जाओगे। अगर आदि मानव होते हम लोग तो भूखे नहीं रहते। अब आदि मानव नहीं है ना हम लोग, पहले कच्चा ही खा लेते थे ना सब लोग, जो भी मिलेगा खा लेते थे ना हम लोग। हाँ ऐसे ही खाते थे। अब फिश मिलेगी तो खा लेंगे ना, उसको निकाल के खा लेंगे। पर यहाँ पे भी प्लाज्मा की ज़रूरत है हम लोग को। तो चीज़ें अभी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रेन वाटर है ना उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको क्या सेव करते हैं, फिर उसको वाटर को बॉईल करके वो भी पीते हैं। ठीक है, पता है। तो बिना बॉईल किए पियेंगे तो क्या होगा? तो वो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए क्या है? वो हार्मफुल है। हार्मफुल है मतलब वो पानी पी लोगे ना सबको जमेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुंबई में रहते तो यहाँ पे मीठा पानी है, यूपी साइड चले जाओ या अपने जो भी थोड़ा मुंबई के आउटस्कर्ट्स में भी चले जाओगे ना, वहाँ पे वैसे ही पानी की बहुत तंगी है, तो पानी पीने जाओगे ना इतना मीठा लगेगा नहीं, थोड़ा ना वो बोरवेल का पानी होता है। हाँ, सॉल्टी नहीं होता है। हम लोग जब पानी पीते हैं सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है? वहाँ पे हार्ड वाटर मिलेगा, तो थोड़ा सा ना जमेगा नहीं तुम लोग को, प्यास बुझेगी नहीं, वो अलग, प्यास भी नहीं बुझेगी। और हार्ड वाटर मतलब तुम लोग समझ ही लो कैसा फील आता है, लगता है नहीं अरे पानी नहीं है कुछ तो मिलाया है। वो ग्राउंड वाटर होता है। क्या होता है? क्या होता है ग्राउंड वाटर? द वाटर विच इज फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड एज, फास्ट बोला क्या मैंने? द वाटर विच इज फाउंड अंडर द ग्राउंड। अरे जमीन के नीचे जो पानी रहता है उसे को क्या बोलते हैं यार? ग्राउंड वाटर बोलते हैं, है ना। अब वो पियोगे तो तुम लोग को थोड़ा सा अलग फील आएगा कि उसमें थोड़े मिनरल्स भी रहते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट वो जो चीज़ है ना, वो जो हार्ड वाटर है बॉडी के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर, क्योंकि उसमें से तो ऑलरेडी चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली ना, और हमारी बॉडी को तो मिनरल्स चाहिए ही ना, मिनरल्स चाहिए। पर यहाँ पे भी क्या आदत लग गई तो तुम लोग मीठा पानी इतना मीठा लग रहा है नहीं ये पानी नहीं चाहिए, मुझे बिस्लेरी चाहिए, ऐसा करोगे तुम लोग वहाँ जाओगे तो। ऐसे ही करते हो तुम लोग, किया है कभी? ऐसा होता है वहाँ पे, ठीक है। पर अभी बात करो प्लाज्मा क्या है। फ्लेम मालूम है? फ्लेम, फ्लेम देखा है? सपोज करो यहाँ पे ऐसे आग है, हाथ डाल लो निकाल लो, नहीं कर सकते ऐसे, कर सकते हो तुम लोग ऐसा। पर सोच के देखो ना, वो जो फ्लेम है सॉलिड है क्या? सोचो, इमेजिन कर, सॉलिड है क्या? लिक्विड है क्या? लिक्विड है। गैस है क्या? सोचो, गैस है। ऐसा मत बोलो सर उसमें से गैस तो निकल रही है ना, उसमें से निकल रही है, वो क्या है? उसमें फर्क है। तो किस कैटेगरी में डाल दिया उसको मैंने? कुछ समझा प्लाज्मा क्या है? और एक चीज, अर्थ क्रस्ट सुना है? अर्थ क्रस्ट, वो बहुत लावा मालूम है? लावा को भी किस कैटेगरी में डाल दिया? प्लाज्मा में डाल दिया। अब बोले मत लावा तो फ्लो करता है, एनीथिंग दैट फ्लोज लिक्विड, ऐसा बोलोगे। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर बहुत, हाथ लगाओगे ना, हाथ लगाओगे जल जाएगी सॉरी हाथ लगाओगे मर जाएगी वैसा वाला सीन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उसको किस कैटेगरी में डाल दिया? प्लाज्मा वाली कैटेगरी में डाल दिया। अब बोज आइंस्टाइन, ये बोज एक साइंटिस्ट, अपने इंडियन साइंटिस्ट, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट, दोनों ने मिलकर एक चीज़ बना दिया, बोज आइंस्टाइन। एक मैं बोल सकता हूँ एक अलग ही मटेरियल है जो बोज आइंस्टाइन है। लास्ट में जब फर्मियंस,
ये बोज आइंस्टाइन तुम लोग पढ़ोगे ऑब्वियसली हायर स्टडीज़ में, अपने को है ही नहीं, इसलिए पढ़ाते भी नहीं है। फर्मियॉन्स है सबसे छोटी चीज़ अब तक जो डिस्कवर हुई है, फर्मियॉन्स, जिसका जो साइज है 10⁻⁻15 है। कितना है? मैं लास्ट कितना देख सकता हूँ अपनी नेकिड आई से, नेकिड मतलब ऐसे खुले आई से कितनी देख सकता हूँ? 10⁻⁻5 तक देख सकता हूँ। कितना बोला मैंने? -5, इतना छोटा देख सकता हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है 10⁻⁻5 क्या होता है। अगर मैं एक स्केल लूँ, स्केल में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर। उसका मतलब है 10⁻3, 10⁻, तो मिलीमीटर मतलब क्या? सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का भी कौन सा? 10th पार्ट। पर वो 10th पार्ट और वो 0 जो सेंटीमीटर है उसके बीच में भी तो देख सकता हूँ ना मैं, मतलब उससे भी छोटी चीज़ें प्रेजेंट है, तो उससे और छोटी करते करते 10⁻⁻5 तक मैं देख सकता हूँ। 10⁻⁻5 तक मैं, जैसे 10⁻⁻6 में चले गए, मेरी आँख नहीं दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैंने एक काम किया, कुछ बना दिया चीज़ों को बड़ी करने के लिए। क्या बनाया? वैसे मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम, दूसरा का नाम क्या है? तो जो वो लेबोरेटरी में होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्या है? गधे हो तुम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टूडेंट को देखने नहीं मिलेगा, छोटा नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो खाली अभी फिलहाल मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज में शायद से, सिर्फ वहीं पे है, एक ही कॉलेज में मुंबई में, और बहुत बहुत चीप होता है, इसलिए सेंट जेवियर्स कॉलेज पे। अब समझ जाओ तुम लोग चीप, कितना चीप है। तो हम लोग के जो लैब में वो कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। उससे क्या कर सकते हो आप? 10⁻⁻, शायद से 8 तक तो देख ही सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना ब्लड का सैंपल लिया, स्लाइड पे रखा, देखा, वो बायो के लैंग्वेज में बोलूँगा मैं, उसके अंदर के तुम लोग क्या दिखेंगे? सेल्स दिखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे, अंदर क्या क्या है। अभी वो तुम लोग ने पढ़ा रहेगा, 2 टाइप का होता है, एक एनिमल का होता है और एक प्लांट का होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा है ना? प्लांट सेल तो फिक्स होता है ना, एनिमल सेल का साइज कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एनिमल सेल कुछ भी हो सकता है। अब उसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो सब देखने मिलता है। कभी देखा है तुम लोगों ने? अभी जो तुम लोग बुक में देखते हो ना, वो एक्चुअली देख के उसका, ओ कुछ समझा? मतलब देख लिया, अच्छा इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, 1 सेकेंड बना लेता हूँ, फिर वो बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है? और ऐसा आप लोग लेबोरेटरी में भी देख सकते हो। अभी तुम लोग को पता नहीं कब माइक्रोस्कोप देखने मिलेगा, 11th-12th वालों को देखने मिलता है। स्कूल में दिखाया? कौन सी स्कूल है? अच्छा हाँ, अमीबा। अमीबा देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? सूरज बा और कोई है सूरज बा वाला? आप भी हो? साठे वाले हो आप? अभी मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज बतानी है ना। एक्चुअली मैं अभी फिलहाल सॉलिड को पकड़ता हूँ। किसको पकड़ता हूँ? सॉलिड को थोड़ा बड़ा करके देखना है। अच्छा, जब इसको बड़ा करके देखना है, इसका मतलब मुझे इसको मैग्नीफाई करना है। क्या करना है? तो सॉलिड को अगर मैं मैग्नीफाई करूंगा, मैग्नीफाई मतलब समझ में आता है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? चीज़ों को बड़ा करता है। तो मैग्नीफाई मतलब सॉलिड को मैंने बड़ा करके देखा, तो उसके अंदर मुझे क्या दिखेगा? सॉलिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? वो मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं? स्फीयर की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिखता है? मतलब एक स्फीयर, लड्डू मालूम है? लड्डू मिठाई की दुकान पे जाओ, लड्डू कैसे रखता है वो? लड्डू ऐसे ही, लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर ऐसे रखता है ना। बस यहाँ पे अज्यूम करना है कि सब क्यूब के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्यूब के फॉर्म में, जैसे आइस क्यूब है ना, वैसे। मॉलिक्यूल्स को मैंने और मैग्नीफाई करके देखा, इसके अंदर मुझे पार्टिकल्स दिखे। क्या दिखे? अगर मैं पार्टिकल्स को और बड़ा करके देखूं और मैग्नीफाई करूं, इसके अंदर मुझे मेरे दोस्त दिख गए, एटम्स।
ये एटम की डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने की थी। क्या नाम है? 1808 में। 1800 तो जॉन डाल्टन भाई साहब आए, बोले अच्छा ठीक है, एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब एटम को मैं और छोटा, तो जॉन डाल्टन तक फंडामेंटल मेरी जो चीज थी, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक, वो क्या थी? फिर 1808 के बाद कुछ ऑलमोस्ट 90 इयर्स के बाद 1897 में सर जे थॉमसन आया। सर जे थॉमसन ने क्या बताया? एटम के अंदर और चीजें हैं। तो और चीजों में उसने किसकी बात की? इलेक्ट्रॉन की बात की। किसकी बात की? फिर उसके बाद कैडविक भाई साहब आए। कौन आए? कैडविक भाई साहब आए। रदरफोर्ड आया, बहुत सारे लोग आए, फिर बताया एटम के अंदर क्या है। तो फाइनली मुझे एटम के अंदर क्या चीज दिखी। तो अब अगर मुझे एटम को बनाना है, एटम को बना के दिखाना है कि एटम दिखता कैसा है, तो उन लोगों ने क्या बोला कि एक स्फीयर है। स्फीयर है, हाँ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे न्यूक्लियस है। क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियस। और ये जो दिख रहा है ना आसपास, ये इसका नाम क्या है? वैसे केमिस्ट्री में इसको ऑर्बिटल क्लाउड बोलते हैं। मतलब एक्चुअली क्लाउड है। क्या ये? किसका क्लाउड है? इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। क्या ये? इलेक्ट्रॉन पे उन लोग ने बोला कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो लोग का घर बोला इन लोगों ने। किसका किसका? प्रोटॉन्स का भी बताया, और किसका बताया? न्यूट्रॉन्स का बताया। प्रोटॉन्स पे बोला पॉजिटिव चार्ज, और इस पे न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होता है, इसलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली ऐसा धीरे 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 डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? नहीं, एटम के अंदर तो दिखाई दे रहा है ना, एटम को तो डिवाइड कर लिया मैंने। तो सबसे जो फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ पे सामने आया, कौन है वो? इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा। तो अभी तक का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन से भी छोटा मिल चुका है। अपने सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा मेरे लिए अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हायर स्टडीज करोगे तो क्वार्क्स करके कुछ आया है, इससे भी छोटा है, 1/3 है। अपने को स्टडी नहीं करना है, अपने लिए क्या है? खाली ये फंडामेंटल है, सबसे बेसिक, सबसे छोटा। तो अभी वही फंडामेंटल चीज़ की स्टडी करना है। इसको लिखना है तो लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। कर दूँ? यप यप, कर दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल की, फिर उसके बाद बात करेंगे डिराइव्ड की। फंडामेंटल में टोटल कितने हैं? 7। कितने हैं? सबको आता ही है, मुझे लगता है आता है ना हम लोग को। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का पहला टाइप क्या है? फंडामेंटल। तो पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 है। क्या है? ये 7 फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहेंगे तो फिर आप कुछ मेजर भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सिंपल है, पहले नाम याद कर लेते हैं, फिर उसका यूनिट याद कर लेंगे, फिर और भी चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए। मैं यहाँ पे नेम्स लिख देता हूँ, मैं नेम्स। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं। पहला बहुत सिंपल है। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता मास। मास मतलब मोटा, और वो तो हो नहीं रहे हम लोग। लेंथ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? किसकी बात कर रहा हूँ? लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इस ग्रीन बोर्ड का लेंथ मेजर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। उसके लिए क्या चाहिए? स्केल चाहिए, वेल नहीं चाहिए।
वेल नहीं चाहिए, स्केल वेल बोली इसने, स्केल चाहिए, वेल नहीं चाहिए। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या चाहिए? वैसे सिर्फ स्केल ही एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, बहुत सारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या मेजर करना है। साइज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, साइज, आपकी जो चीज़ है, आपकी जो थिंग है वो कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। तो आगे चल के ये भी पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है, ठीक है, उसकी भी स्टडी करना है। तो पहला वाला लेंथ ले लिया, दूसरा वाला बोलो, मास बोलूंगा, तीसरा बोल लो टाइम। चौथी जो चीज लिखने वाला है उसके बिना आप लोग रह ही नहीं पाते हो, टेम्परेचर के बिना रह मुंबई के अलावा बाहर अगर तुम लोग कहीं जाते हो वहाँ पे लाइट बहुत आते जाते रहती है। यहाँ पे अगर लाइट चले जाएगी ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो थोड़े टाइम के लिए, हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ क्या है? मतलब ये लोग को पूरी राम कथा बताओ, फिर इन लोग को याद आता है, ओ सर अच्छा ऐसा बता रहे थे। तो फोर्थ क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिफ्थ, सीजन चेंज होता है तो क्या चेंज हो जाता है? क्लाइमेट, हाँ, क्लाइमेट भी चेंज, वेदर क्लाइमेट चेंज होता है, साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है ना, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंडी लगती है ना। तो यहाँ पे मैं अभी जो लिखने वाला फिफ्थ वो क्या है? टेम्परेचर। और सिक्स्थ वन क्या लिखूंगा? हाँ, सिक्स्थ वन क्या लिखने वाला हूँ मैं? वर्ड याद कर लो फिलहाल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवेंथ वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहले तो 7 नाम याद करना पड़ेगा मुझे, जितने भी है। क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर इसकी यूनिट याद करनी पड़ेगी। यूनिट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी स्केल देता हूँ, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है और सबसे बड़ी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर एक अलग यूनिट है और सेंटीमीटर एक। अच्छा, इतनी बड़ी स्केल ले लेता हूँ, वो जो आती है ना येलो कलर की, उस पर 100 सेंटीमीटर लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? और अपने को मालूम है क्या 100 सेंटीमीटर मतलब क्या? 1 मीटर होता है, सबको मालूम है। और सोचो ऐसे मैंने तुम लोग को 1000 स्केल दिया, कितना दे दिया? बोलो एक एक रख के देखो, टोटल कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया ना। एक स्केल 1 मीटर का, तो 1000 स्केल कितने हो गए? 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब कितना? तो यूनिट तो बदलते जा रही है ना, कुछ छोटी यूनिट और कुछ, पर मुझे ऐसी चाहिए जो सबको समझ में आए, थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। तो उसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स की क्लास अलग होगी, उसमें मैं यूनिट्स की बात करूँगा खाली। खाली अभी के लिए याद रखेंगे एसआई यूनिट। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? इंग्लिश है। क्या है? क्योंकि इंग्लिश इसलिए क्योंकि आपको भी वो समझ में आएगी और मुझे भी वो, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। इंटरनेशनल बोला ना, मतलब सबको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा ही मतलब क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब अगर मुझे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है चीज़ों को, ठीक है, मैंने यहाँ पे भेज दिया एक यूनिट लिख के। फॉर एग्जांपल इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ से मैं खाने का सामान भेज रहा हूँ, वो किलोग्राम में भेज रहा हूँ। वहाँ पे उन लोग के पास किलोग्राम तो है नहीं, उन लोग के पास कौन सा है? उन लोग के पास है क्विंटल विंटल कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं, वो हम इंडियंस यूज़ करते हैं। वो लोग क्या यूज़ करते हैं? पाउंड्स में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? अब मुझे मालूम ही नहीं है 1 पाउंड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, या उन लोग को मालूम नहीं है 1 केजी की वैल्यू कितनी है, तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, फिर कन्फ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए बोला ऐसा सिस्टम बनाओ। ऐसा सिस्टम, एसआई सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो क्या करेगा? एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जो मुझे भी समझ में आए और आप लोग को भी समझ में आए। तो ऐसा सिस्टम वो होता है। हम लोग ने फिलहाल ऐसा सिस्टम में, या एमके सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो लेंथ के लिए हम लोग बोलते हैं कि मीटर में मेजरमेंट कर लो। किस में कर लेंगे? मीटर को मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे करता हूँ? मास को किलोग्राम में कर लेंगे।
किलोग्राम, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, किलोग्राम नहीं है, ग्राम है, हिंदी नहीं है, क्या लिखा है, किलोग्राम। इसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, टाइम को सबको मालूम ही है ना, शी, सेकेंड बोलूंगा इसको, शॉर्ट में एस, शॉर्ट में, सोचा इसको एक टपली मारू जाके। इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे, एम्पियर। देखो एम्पियर की स्पेलिंग मैंने ना क्या है, जो इनिशियल लेटर है कैसे लिखा है, स्मॉल, इनिशियल लेटर कैसे लिखा है, यूनिट जब लिखूंगा मैं यहाँ पे, यूनिट मतलब सिंबल लिखूंगा ना जब, इसका कैपिटल ए लिखूंगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे यूनिट बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, और यूनिट का सिंबल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, सिंबल देख लो। बाकी सब मैंने कैसे लिखा है, मतलब खाली सब स्मॉल लेटर से लिखा है, सब स्मॉल लेटर से ही लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख दूंगा। अभी एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है इसलिए उसको इज्जत देने के लिए कैपिटल लेटर से लिखता है, याद रखने का। फिर इसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की 2 यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और ये जो इंडिया में यूज़ करते हैं वही, हाँ फ़ारेनहाइट मत बोलना मुझे कभी, फ़ारेनहाइट फॉर्मर कंट्रीज़ में यूज़ करता है, फॉर्मर कंट्रीज़, फॉर्मर कंट्रीज़ मतलब, फॉर्मर कंट्रीज़ मतलब फॉर्मर कंट्रीज मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इंग्लिश बोलने वाली जितनी कंट्री है वो लोग फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं, हम लोग केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में भी नहीं करते हम लोग किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस, गूगल में लिख के आता है 27 डिग्री सेल्सियस लिख के आता है, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखना था, लिख लेते हैं पहले, नहीं तो तुम लोग बोलोगे स्पेलिंग नहीं आती है मुझे, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, ऐसा शॉर्ट में लिखोगे कैपिटल के या फिर डिग्री सेल्सियस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, पहले तो लाइट नहीं थी ना, बल्ब तो थॉमस एडिसन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, इन्वेंट किया था। फ़र्क है डिस्कवरी और इन्वेंशन में, फ़र्क है, क्या फ़र्क है, डिस्कवरी में उसने बताया उस बारे में, और इन्वेंट का मतलब उसने बना के मतलब दुनिया को दिखाया। आपको भी कुछ बोलना है, यही है क्या, डिस्कवरी में बताया कि ऐसा ऐसा था, वही से डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है, मतलब एक इंसान ने इन्वेंट करके दिया, मतलब बना के दिखाया, और डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब बस डिस्कवर किया, बोला कि ऐसा ऐसा है, प्रूफ के साथ नहीं किया है, प्रूफ, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाँ रॉन्ग है, चलो जाओ, क्या, और डिस्कवर यानी ऑलरेडी होता है, बस वो ढूंढते हैं। हाँ ये है, डिस्कवरी मतलब वो नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, सर्च किया, ठीक है, ढूंढ लिया उसको और उसके बारे में बता दिया। इन्वेंशन मतलब वो नहीं था, मैंने उसको बनाया, वो न्यू चीज़ है। डिस्कवरी मतलब नेचर में दिखता नहीं है वो, तो मैंने उसको ढूंढा, ओहो देख लिया, अब बताता हूँ लोगों को, अब बनूंगा साइंटिस्ट, ऐसा होता है, ठीक है। तो डिस्कवरी मतलब समझा, तो हिंदी में ना कुछ अच्छा वर्ड है उसके लिए, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, खोज बोलते हैं शायद से उसको, खोजा, ढूंढा, है ना। इन्वेंशन मतलब कुछ नया बनाया ना, और हिंदी वर्ड भूल गया मैं उसका, भाड़ में गया, समझ जाओ तुम लोग अभी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूँ तो वो तुम लोग ने पता नहीं वो ऐड देखा कि नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटीज बैटरीज, घर घर रोशन, देखा है तुम लोगों ने, सुना है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटीज बैटरी घर घर रोशन कर रहा है, मतलब क्या दे रहा है, रोशनी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मैं दूंगा, घर घर रोशन करेगा तो रोशन करेगा तो क्या मिलेगा मुझे, रोशनी मिलेगी, क्या मिलेगी, रोशनी मिलेगी। तो बेसिकली लाइट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, किसकी बात करेगा, लाइट की बात करेगा। तो अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या आएगी, पहले मेरे पास जब नहीं थी तो वो लालटेन होता था ना, लालटेन नहीं मालूम तुम लोग को, देखा नहीं तुम लोग ने कभी, तो ऐसे क्या चाहिए, नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से, कभी देखा नहीं, ये सब होता है ऐसा। ये लालटेन था, पर अभी लालटेन के बाद कैंडल नाम की चीज़ भी बनाया, और मैं ऐसा जब मैंने लाइट बना लिया ना, लाइट बना लिया तो मैं कंपेयर करता था, ये लाइट
ये लाइट कितनी लाइट दे रही है, तो कंपेयर किससे करूँ, कंपेयर करने के लिए उस टाइम पे कंपैरिजन के लिए नहीं था, तो एक पेपर रखते थे वाइट पेपर, यहाँ पे बल्ब रख दिया और यहाँ पे कैंडल रख दिया, कंपेयर करता था। बल्ब इतनी लाइट दे रहा है, एक कैंडल नहीं दे रहा है उतनी लाइट, 2 कैंडल भी नहीं दे रहा है, 3 कैंडल भी नहीं दे रहा है, 5 कैंडल रख दिया बराबर लाइट दे रहा है। तो मैंने बोल दिया एक बल्ब इज इक्वल टू 5 कैंडल्स। ऐसे मैंने फिर एक ट्यूबलाइट रखा, फिर 5 कैंडल से काम नहीं चला, फिर मैंने 15 कैंडल्स रखा, तो बोल दिया अच्छा 1 ट्यूबलाइट इज इक्वल टू 15 कैंडल्स। तो ऐसे कंपेयर किया मैंने कैंडल्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, कैंडल्स। तो इसलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट भी वैसे ही कुछ रखी मैंने, जिसको मैं बोलता हूँ कैंडेला। क्या बोलूंगा मैं, तो पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं, कैंडेला, और इसको शॉर्ट में CD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CD बोलेंगे। समझा ये। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री वाला वर्ड है। केमिस्ट्री में कुछ हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में ना मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूँ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा, मतलब सपोज करो कि मैंने आपको सपोज करो 10 ग्राम्स दे दिया सॉल्ट, टेबल सॉल्ट दे दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बता पाओगे, बता पाओगे। मैं अगर तुम लोग को 10 ग्राम वाटर दे दूँ, बोलूँगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कितने हैं, बता पाओगे। आप लोग क्या करोगे वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नीडल होता है ना, नीडल से ऐसा टिक, एक मॉलिक्यूल ऐसा। अरे ये तो अभी आप बोल रहे हो ना, पता चल गया ना आपको, इसीलिए। अभी हम लोग कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम लोग को थोड़ा सा राइस दे दिया, ऐसे मुट्ठी भर राइस दे दिया, बोला गिन लो, तो बताओगे ना गिन के 1 2 3 4 बताओगे ना। तो अभी पर पानी दे दूँ, 10 ग्राम ही दिया गिन के पानी, 10 ग्राम, अब बोल रहा हूँ उसमें कितने मॉलिक्यूल से बताओ, चलो क्या करोगे तुम लोग, फिर कैसे करोगे। तो इसलिए किसका कॉन्सेप्ट लेके आया, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ की यूनिट क्या है, मेजर करने के लिए क्या करूँ, मीटर स्केल लेके आ गया मैं। वैसे ही सिमिलरली एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, क्या बोला मैंने, उसने एक एवोगैड्रो नंबर निकाला। साइंटिस्ट क्या है, एवोगैड्रो। अब ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने क्या निकाला, एवोगैड्रोज नंबर। याद करना पड़ेगा। और ये एक नंबर है, क्या है ये, अब नंबर लिखा है ना, नंबर है ना ये, एवोगैड्रोज नंबर। क्या है ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि 1 डजन, क्या दिमाग में आता है, 12 आता है ना, मतलब 1 ईयर आ रहा है ना एक नंबर, 1 मंथ 30 डेज होता है, 31 भी होता है, 28 भी है, 1 वीक। तो हर एक वर्ड के पीछे कोई नंबर है ना, वैसे ही ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसके पीछे भी क्या एक नंबर है। अब नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है, याद करना पड़ेगा। वो नंबर है, बता रहा ना यार, टेंशन क्या लेते हो, 6.022 इंटू 10⁻23। खाली नंबर है ये, तो खाली क्या है, अभी नंबर है तो इसकी कुछ यूनिट होगी ना। मैं बोला 1 डजन, डजन क्या यूनिट है ना, तभी तो बता रहे हो। इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब मैं मेजर करता हूं तो उसको मोल्स में करता हूं। किस में करता हूं, तो मोल्स उसकी यूनिट है, शॉर्ट में MOL लिख दो, सिंबॉलिकली MOL, मोल। तो अगर मैं बोलता हूं तुम लोग पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या बोला मैंने, तो एक्चुअली 1 मोल की वैल्यू है, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात किया तो इतने मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात किया तो इतने एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से। तो 10 ग्राम में भी निकालने का एक तरीका होता है, अभी नहीं बताऊंगा तरीका, बीच में आएगा तो बता दूंगा। तो ये चीज़ आनी चाहिए मुझे, इतना क्लियर है सबको। आगे बढ़ाऊँ, लिखना है कुछ, हो गया, रब करो इसको। एक लास्ट चीज़ देखते हैं जिसको मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलता हूँ। अब उसके बीच में लिखा नहीं है मैंने सप्लीमेंट्री फंडामेंटल और डिराइव के बीच का है, ठीक है, वो भी याद रखना है मुझे। देखो अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, इन केस नंबर ऑफ वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इस चैप्टर में शायद दिया होगा, क्योंकि दिया होगा तो मुझे पढ़ाना पढ़ जाएगा, पढ़ लेंगे कि फ़र्क पैदा है।
अभी मैं सेकेंड वाला, देखो ऐसे इधर फर्स्ट लिखा है, ये सेकेंड होना चाहिए, थर्ड फोर्थ। सेकेंड वाला एक्चुअली क्या है, मैं लिख रहा हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक कॉम्प्लीमेंट्री सुना है क्या तुम लोगों ने? कभी किसी होटल में जाओगे ना स्टे करने, अभी तो बच्चे हो तुम लोग, क्या ही जाओगे जाओगे ना, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिलता है। हाँ मिलता है, तुम लोग पे करते हो रहने का, पर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलती है तुम लोग को, एक्स्ट्रा मिलती है, एक्स्ट्रा। हाँ एक्स्ट्रा ऐड करके मिलता है, गिफ्ट जैसे गिफ्ट जैसे बोल सकते हो। कभी कभी होटल में चले गए तुम लोग रहने के लिए, और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चाय मिल जाती है, फ्री की चाय होती है, एक्स्ट्रा होती है। एक्चुअली सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, ऐड किया, एक्स्ट्रा। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाया मैंने साथ, उसके 2-3 साल बाद ना मुझे और कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो उसको मैंने अभी इसमें नहीं रखा, क्योंकि फंडामेंटल एक बार बना दिया था मैंने। मैं नहीं बनाता, अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, और फिर ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। उस टाइम पे जितने साइंटिस्ट हैं सब जर्मनी गए थे, शायद ग्रीक गए थे, शायद कहीं तो गए थे शायद तो वहाँ जाके वो लोग ने ये चीज़ बनाया। पर उसके बाद 2 चीज़ कम पड़ा जो मैथ्स में मुझे बहुत ज़रूरी है, तो 2 चीज़ को इन लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 2-3 साल के बाद ऐड किया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नाम दे दिया। ये डिराइव्ड में नहीं आएगा, क्योंकि डिराइव्ड किसकी हेल्प से बनाऊंगा, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल किसी और पे डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर मैं तुम लोग से पूछूं टाइम कितना हो रहा है, देखो कितना बज रहा है टाइम, 12:38। अभी तुम लोग ने मुझे टाइम तो बता दिया 12:38, तुम लोग ने ऐसा बताया क्या, 1238 किलोग्राम बताया, 1238 मीटर सब बताया, 1238 एम्पियर ये सब बताया, 1238 मोल्स सब बताया, 1238 केल्विन नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये टाइम का यूनिट नहीं है, इसका मतलब टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए किसी और की जरूरत, इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी और पे डिपेंड, तो डेफिनेशन भी वैसी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज। बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में आती है 1 मार्क के लिए। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। लिख लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर, लिखो सिंचैन, कभी ये उछलता है कभी ये मचलता है, टाड़ा डा डा टा, रोज ये करता है नहीं नहीं गड़बड़ रिकॉर्ड हो रहा है, वो एडिट करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा एडिट, देखने वाले को हंसने दो। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, सबको लिखना है मेरे भाई, आप नहीं लाए कुछ, गार्डन में आए हो? हाँ बोलो हाँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन any other physical quantity. Quantities are those physical quantities whose value do not depend upon any other physical quantity. Any other physical quantities ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते, खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद पे, अपने आप पे। टाइटैनिक की पोज दिए, पीछे कोई लड़की नहीं है बस आगे लड़की यार, शी आगे बढ़ते हैं। ये तो वही बात हो गई, चाय गर्म थी ठंडी कर दी वापस गर्म करना पड़ेगा। ये पैर लग रहा है, ये गिर जाएगा, ये बीच में आ तो तुम्हें पैर नहीं डाला है? अभी हिला है। एक बार इधर। सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, दिख रहा है ना अभी भी? सब दिख रहा है क्या अभी भी? नहीं दिख रहा है ना? हाँ बच गए।
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री में 2 ही है, बच गए तुम लोग। सप्लीमेंट्री में कितना है? 2 है, नाम याद करना पड़ेगा पहले, एक प्लेन एंगल और एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वो, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, पहले प्लेन एंगल के लिए जगह बचेगी तो कुछ करते हैं। प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? सरफेस के ऊपर सरफेस रखो और दूसरे सरफेस को क्या करो? सरफेस के ऊपर सरफेस रखोगे और दूसरे वाले सरफेस को क्या करोगे? रोटेट कराना चालू करोगे। अभी तुम लोग बता दो मुझे कि ये सरफेस पे ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है, और इसके बीच में कर दूँ तो 45, बीच में करूँगा 45, मतलब मैं 90 था, जैसे जैसे नीचे लेके जा रहे कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कितना हो गया? ये पैरेलल एक दूसरे से कैसे है? अब एक चीज़ याद रखोगे मैथ्स का रूल, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना बनता है और परपेंडिकुलर के बीच में? अब कितना हो गया? ओहो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना है? 180 है। समझ में आता है? तो जैसे जैसे रोटेट करते जाऊंगा वैसे एंगल बढ़ते जाएगा। तो अभी तुम लोग बता सकते हो ना, ये तो 0 है, ये कितना है? 180, ये कितना है? हाँ, तो उल्टा ही गया। अभी कैसे करूँ इसको? क्या अभी टेक्नो मारूँ क्या? हाँ क्या क्या अभी कर नहीं सकते इसलिए ऐसा किया ना, ऐसे, फिर उसके बाद घूम के ऐसे। नहीं नहीं, नो, ये 90 है, फिर ये 180, ठीक है। अब ये बता दो, चलो, अरे ये बता दो, 90 का ही टेबल है, 270, और फाइनली आ गया तो 90 का टेबल ही घूम रहा है एक्चुअली। 90 का सीख के आया हूँ आज, समझ में आया ना तुम लोग को? ऐसी बात करते हो, हाँ नहीं तो रे, प्लेन एंगल, थक गया। प्लेन एंगल पे आते हैं। तुम लोग को समझ में आ गया एक्चुअली कि मतलब एक रे, एक्चुअली एक रे होती है, क्या होती है? एक रे के ऊपर दूसरी रे को, मतलब एक रे पे दूसरी रे को एक्चुअली क्या कराना है? रोटेट कराना है। तो अगर मुझे एंगल की डेफिनेशन देना है और ये दोनों के बीच में एक एंगल बना ना, क्या बना? मैथ्स की भाषा में ना उसको इस, हाँ, तो इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है, ठीक है। इस लेटर का नाम क्या है? थीटा, मतलब एनी रैंडम एंगल, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30। तो एंगल बोलने के बदले क्या बोलते हैं? ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा मतलब एनी रैंडम एंगल, थीटा मतलब। अब अगर मुझे डिफाइन करना व्हाट इज एंगल, कौन बताएगा? एंगल क्या होता है? नहीं 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 मेरे भाई, डेफिनेशन को थोड़ा सा ना प्रिसाइज मैनर में लिखेंगे। तो एंगल एक्चुअली 2 रे के बीच में बन रहा है ना, सिंपल भाषा में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग अ कॉमन पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज हैविंग अ। अब कॉम्बिनेशन वर्ड बहुत सिंपल हो गया ना, सबको समझ में आ गया। तो मैथ्स की भाषा में कॉम्बिनेशन को क्या बोलूँ? 2 चीज़ को कंबाइन करना है, तो बोलते हैं उसको यूनियन। क्या वर्ड बोलते हैं? ये सेट चैप्टर में, जब तुम लोग सेट्स चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। पढ़ा ना? सेट्स, उसमें यूनियन वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? यूनियन ऑफ 2 rays having a common point, having a common point is known as angle sorry, is known as an angle। 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, फर्स्ट चैप्टर है ना एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। जब मैथ्स का लेक्चर बैठोगे ना, टीचर आके पहले ही पूछेगा व्हाट इज एन एंगल। हाँ, ऐसे बताओगे तो हीरोइन बन सकते हो। तब अपने तो मैथ्स लिया नहीं, अपने तो साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना। ये समझा कैसे बनेगा? अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट की। अभी यहाँ पे अगर मैंने तुम लोग बताया कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एक्चुअली इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, डिग्री इसकी
इसका ऐसा यूनिट रेडियन होती है। क्या होती है? तो याद करना पड़ेगा अभी मुझे। क्या याद करना है? कुछ रूल है। सबसे पहले ऐसा यूनिट क्या बोला मैंने? तो इसको पहले लिख लेते हैं, स्पेलिंग लिख लो यार। रेडियन, शॉर्ट में रैड बोल सकता हूँ। जैसे मीटर को एम बोलते हैं, किलोग्राम को केजी बोलते हैं, रेडियन को क्या बोलूँगा? रैड बोलूँगा। रेडियन को बोलूँगा रैड। अभी एक बात बताओ, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कुछ कन्वर्जन फैक्टर है या फिर कोई रिलेशन है? मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कोई रिलेशन है? क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100। मतलब मीटर और सेंटीमीटर किससे कनेक्टेड है? 100। वो 100 कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है? कन्वर्जन फैक्टर मतलब मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में। तो कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है? अगर वो कन्वर्जन फैक्टर है मतलब ये रेडियन है, और इसके पहले तुम लोग डिग्री तो सुन ही चुके हो, तो रेडियन और डिग्री के बीच में क्या होना चाहिए? एक कन्वर्जन फैक्टर। एंड व्हाट इज दैट कन्वर्जन फैक्टर? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले ये याद करो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री को मैं पाई रेडियन बोलता हूं। ये मैथ्स का पाई नहीं है 3.14। पाई के ऊपर सी लगाया ना, उसको रीड करते हैं पाई रेडियन। क्या रीड करते हैं? क्या रीड करते हैं? पाई रेडियन। तो इसको पाई रेडियन रीड करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड, इस साइड कुछ नंबर से डिवाइड करूंगा तो इधर भी ऑटोमेटिकली डिवाइड होते जाएगा। मैथ्स का रूल क्या बोलता है? इधर अगर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर भी, इधर डिवाइड करोगे तो इधर भी। समझ में आता है इतना? तो अभी मैं काम करता हूँ, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला 180 को डिवाइड करता हूँ 2 से। 180 को डिवाइड करता हूँ, 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? सबको आ रहा है? 180 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा? इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना दिख रहा है? पाई बाय 2। पाई बाय 2 रेडियन, ऐसा रीड करेंगे। तो जहां पे पाई बाय 2 रेडियन लिखा है तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा है? 90 डिग्री। क्या किया? इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी। अब तुम लोग मुझे बताते जाओगे। यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, पाई बाय 3 रेडियन। यहाँ पे कितना आएगा? सबको आ रहा है समझ में? 60 डिग्री। फोर्थ, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, पाई बाय 4 रेडियन। कितना आएगा? 45 आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 45 डिग्री। यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा? कितना आएगा? 30 आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग को याद होनी चाहिए। एग्जाम में एंगल की यूनिट ये नहीं दी होती, इस फॉर्म में दी होती है। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन में पाई को मैं 3.14 ले लूंगा बाद में, पर पहले इसको याद करना पड़ेगा। सबको क्लियर है ये? तो ये एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। क्लियर हो गया ये सबको? ये हो गया तो इसको लिख लिया। अब करो इसको सबका, जल्दी लिखो। जिसका ये हो गया अब लिखेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल। सेकेंड वाला टॉपिक है सॉलिड एंगल। जिसके डिवाइड करना कर लो। मैंने वही एंगल लिखा है जो मैथ्स में आपको एज स्टैंडर्ड एंगल यूज़ करना है। साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 45 आता है ना? हम लोग सीखेंगे, हम लोग टेक्नोमेट्री सीखेंगे। हम लोग की बात कर रहा हूँ। साइन 30, साइन 30, साइन 30, साइन 30 पाई बाय 6 नहीं, ऐसा नहीं, वैल्यू चाहिए। 1 है ना? सॉले को मालूम है कितना है? माय ब्रो, यू आर नॉट टेलिंग मी द आंसर। साइन 30 सही। साइन 90, अरे आता ही नहीं है, बेइज्जती करोगे सबके सामने। 2 वैल्यू तो याद कर लेते हैं। साइन 00, साइन 91। क्या बोला मैंने? क्या ही बोल रहे हैं सर, बकवास कर रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं है। 2 वैल्यू तो पहले याद कर लेते हैं, बीच वाला ऐसे ही याद हो जाएगा। तीन ही टर्म है मैथ्स में इंपॉर्टेंट इसमें। ये ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है? एक साइन है, एक कोसाइन है और एक टेंजेंट है। क्या बोला मैंने? एक साइन है, एक कोसाइन है और एक टेंजेंट है। साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो टेंजेंट आ जाता है।
साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो टेंशन आएगा। 3 याद कर लो, बाकी सब ऐसे ही याद हो जाएगा। म्हणजे पहले मैं यहाँ पे साइन लिख लेता हूं। साइन की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं मैथ्स में, ठीक है। साइन के बाद होता है कोसाइन। कोसाइन लिखते कोसाइन है, मतलब एक्चुअल स्पेलिंग ये है, पर खाली मैं इसका कॉज वाला पार्ट लिखता हूँ। कॉस, एक साइन होता है एक कॉज होता है। लास्ट में बचता है टेंजेंट। क्या बचता है? टेंजेंट को शॉर्ट में टैन लिखता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ? इसका कुछ एंगल्स की वैल्यू होती है और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। क्या है? कभी भी नहीं बदलेंगे वो। तो कौन कौन सी वैल्यूज है? 0 होती है, 30 डिग्री होती है, 45 होती है, 60 डिग्री होती है, 90 होती है। बस इतना याद कर लो अभी के लिए, इतना ही चाहिए। इसके आगे कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा मैं। मैंने बोला सिर्फ साइन का याद करो, बाकी सब याद हो जाएगा। पहला याद करो, बाकी सब याद। कैसे? साइन 0 की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? साइन 0 0, साइन 90। तो साइन 90 पूछ ले कभी तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब बीच में 3 बचा है ना, पहला वाला हाफ होता है। क्या होता है? हाफ मतलब 1/2। ये वाला 1/√2 होता है। क्या होता है? ये वाला √3/2 होता है। और एक चीज अगर तुम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हो, साइन 0 से लेके जो 90 की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच में ही आती है। 0 और 1 के मतलब सर ये 0 है ना, 1/2 को कैलकुलेट करोगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 1/√2 को कैलकुलेट करोगे ना तो तुम लोग को आंसर आएगा 0.7071। कितना आएगा? पहले 0 था, फिर 0.5 आया, थोड़ा बढ़ के 0.07 आ गया, 0.7071 आ गया। अब इसके बाद √3/2 है। कितना है? वैसे √3 की वैल्यू 1.73 होती है। कितनी होती है? अब डिवाइड बाय 2 करो उसको। कितना करोगे? अब 170 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 0.85 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 0.5, 0.7, 0.81। 0 और 1 के बीच में आती है वैल्यू। ये हीरो बनने के लिए बताया मैंने। ये नहीं करना है तुम लोग याद करना है 0 है, 1 है, फिर हाफ 1/√2, √3/2, ये याद करना है। एग्जाम में पूछ लूंगा साइन 45 कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? कोई नहीं बताएगा। आप नहीं बताओगे, आप बताओ साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? नहीं, बीच में से इतना जोर से अंगड़ाई ले रहा है ना, मेरे को समझ के ये देख ही नहीं रहे। आपको दिख रहा है साइन 60 कितना होता है? कितना है? उसको तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। साइन 60 करेगा करेगा क्या है? क्या है किरण? क्या है? हाँ √3 और अपॉन में क्या है? 2। साइन 30 कितना दिख रहा है? 1/2। उसको हाफ बोलते हैं। नहीं आते तो पूछो ना यार, क्या चिल मारने बैठे हो? चिल मत मारो, कौवा मारो आप। क्या बोलूं अभी मैं? चिल मार रहा लड़का। अभी कॉस की वैल्यू चाहिए ना हाँ, उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब यहां से लिखना चालू करो। यहां से लिखोगे पर ऐसे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर क्या आएगा? लास्ट में क्या बचा? उल्टा लिखा। सिंपल। पहला वाला याद हो गया तो दूसरा वाला उल्टा कर दो। तीसरे वाले में क्या करना है? ये दोनों को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड आता है ना, डिवीजन आता है हम लोग को। 0/1, 0/anything कितना होता है? एनीथिंग अपॉन 0 कितना होता है? 2 चीज तो याद कर लो, है ना। मतलब tan की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में है। इसका ग्राफ वगैरह भी बनता है, अभी वो तो आगे सीख लेंगे।
मैथ्स में सीखेंगे, ठीक है, फिजिक्स में नहीं। अब ये दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करूंगा, नीचे भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 और 2 कैंसिल, तो 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा? देख पाते हैं हम लोग? देख पा रहे हैं? तो कितना आएगा आंसर? 1/, ये रूट। अभी देखो ये भी सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो देखो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? √3/1, और 1 लिखने की ज़रूरत, ये इतना तो याद करना पड़ेगा अपने को, टेबल में काम आएगा आगे। नेक्स्ट टाइम टेबल पूछ लूँगा। टेबल तुम लोग अगर समझ लो बना के भी बता दोगे तो चलेगा, पर खुद ही बनाना और खुद ही बताना। डायरेक्ट पूछ लूँगा 10/45 कितना होता है? 45 नहीं, 10/45, 10/45 1 से 45 मतलब क्या होता है? आगे पीछे लगाना पड़ेगा ना कुछ, tan है, साइन है, क्योंकि साइन 45 1/√2, cos 45 और 10/45 1, ऐसे पूछूंगा मैं। समझ में आया? tan 60 कितना दिख रहा है? tan 60 डिग्री कितना दिख रहा है? tan ये है 60 डिग्री। राइट आंसर बताएगा राइट ही, पर कंफ्यूज होके √3 सही है, ऐसा ही है। हम लोग को अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है। ये जो तोड़ रहा है ना पूरा शरीर, ये मत करो। वहां पे पीछे एक, वहां पे भी, हे भगवान, मुंह फाड़ के, क्या बच्चे हैं यार, इतनी एनर्जी कहाँ से लाओ? एक चाय से थोड़ी आएगी, क्या बताओ। नहीं, चाय ज़्यादा चाय नहीं पीने का, ज़्यादा चाय मतलब कम भूख। फिर क्या है, फिर अगली बार माइकल जैक्सन बन जाऊंगा, फिर इधर ही मून वॉक मारने लगूंगा तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। लोग माइकल जैक्सन एकदम सिकुड़ जाऊंगा यार। ये इतना समझ में आया? लास्ट चीज़ पढ़ना है, सॉलिड एंगल। चलो सॉलिड एंगल लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या होता है सॉलिड एंगल पे। फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टॉप कर लेंगे। सॉलिड एंगल अभी क्या होता है, जैसे करना क्या है मुझे, बर्थडे कैप लेना है। क्या लेना है मुझे? तो यहाँ पे मैंने वो जो बर्थडे के टाइम पे कैप यूज़ करते हो ना तुम लोग, वो लिया सपोज कर, कोनिकल शेप का दिखा। दिखा बर्थडे कैप। अब क्या करना है मुझे, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, हाँ, ये वाला एंगल क्या है? प्लेन एंगल। ये कौन सा है? प्लेन एंगल है। ये बाहर से तो प्लेन एंगल ही दिख रहा है ना? नहीं, ऊपर से नहीं दिखना है, मैं दिखाऊंगा, रुको। ये प्लेन एंगल है। ये क्या है? प्लेन एंगल। ऑब्वियसली दो सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है क्या है? प्लेन। सॉलिड मतलब गोल वाला, मतलब गोल करना है इसको। अरे यार ये राउंडेड एंगल, तो इस टोपी को उल्टा करो और देखो, ओहो, गोल वाला एंगल क्या है? सॉलिड एंगल है। हंसते हैं ये लोग। अब मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, जैसे नीचे आऊँगा क्या ये सर्कल बड़ा होते जाएगा? बराबर। एक चीज़ याद रखना खाली, ये जो सर्कल है ना, सर्कल से ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ये स्ट्रेट लाइन ये सर्कल के एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होगा तभी वो सॉलिड एंगल मिलेगा, वरना सॉलिड एंगल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ मैं, ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, सर्कल बड़ा होते जा रहा है, मतलब सर्कल का रेडियस भी तो बड़ा होते जा रहा है। देखो, है ना, रेडियस बड़ा हो गया तो एरिया भी बड़ा होते जा रहा है। क्या बड़ा हो रहा है? इसलिए जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? सबसे पहली बात मैंने बोला, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन हर एक एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए। हर एक एरिया से परपेंडिकुलर को मैथ्स की भाषा में नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो इसलिए जो फॉर्मूला बनाया सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का क्या बनाया? नॉर्मल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अभी प्लेन एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया था? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। जैसे अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर से और
कैपिटल लेटर्स है ना, वैसे यहाँ पे ग्रीक में भी क्या होता है, स्मॉल लेटर्स और, तो यहाँ पे वैसे जो सिंबल है वो ऐसे दिखाएंगे, देखा है कभी, ये करंट चैप्टर में ओम्स से दिखाते हैं इसको, ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे दिखा सकते हो। ये W नहीं है, W नहीं है भाइयों, ओ भाइयों W नहीं है, इसको एक्चुअली थोड़ा ऐसे बनाना है, ऐसे दिखा, इसको ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम याद रखोगे, ओमेगा ये भी है, ओमेगा ये भी है, ये कैपिटल लेटर वाला है और ये स्मॉल लेटर वाला है, ठीक है। तो दोनों ओमेगा ही है, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। ये तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल, नॉर्मल एरिया ना, नॉर्मल वर्ड की मीनिंग क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, तो एरिया के लिए ए लिख देता हूं, परपेंडिकुलर नीचे लिख लेता हूं, परपेंडिकुलर एरिया, नीचे क्या है, रेडियस स्क्वायर ना, रेडियस को मैं कैपिटल आर या स्मॉल आर जो बोलना बोल सकता हूं, मैं स्मॉल आर बोल देता हूं, स्मॉल आर रेडियस है और उसका क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर एरिया अपॉन, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने इसका फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला के बाद डेफिनेशन, रेशियो ऑफ नॉर्मल एरिया टू रेडियस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आता है। अब मुझे यहाँ पे इसका यूनिट भी चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। यूनिट इसका जैसे अभी इसके पहले प्लेन एंगल का क्या था, प्लेन एंगल का क्या था यार, भूल गए क्या, इसके पहले लगा दोगे STE, स्टी रेडियंस, क्या बोलूँगा मैं, स्टी रेडियन, स्टी रेडियन लिखने के बाद इसको शॉर्ट में सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, SR, ये SI यूनिट है, लिख लो इसको, ये सब चीज़ नोट डाउन कर लो, तो ये SI यूनिट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर यहीं पे आज स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग अपनी 2 घंटे की क्लास में क्या करेंगे, 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आधा घंटा MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर 1.25 घंटा पढ़ेंगे टॉपिक्स और उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना चीज़ पढ़ाया नेक्स्ट टाइम पहले क्लास आके पूछूंगा मैं आप लोग से, हर एक चीज़ जितनी चीज़ पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझा, ठीक है, पैक करके आप लोग जा सकते हो। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, बाय ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। अब ये जाए।